आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। भारत में कोरोना की वजह से क़यामत बपा है। रोज़ाना हज़ारों अमवात होती हैं, लाखों नए केसेस सामने आ रहे हैं। अमेरिका के बाद भारत दूसरा मुल्क है जहां 2 करोड़ से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि मोदी के गैर जिम्मेदार, गैर संजीदा रवैये और गलत पॉलिसीज़ ने भारत को कोरोना वायरस का मरकज़ बना दिया है। अमवात और केसेस के रोज़ाना नए रिकॉर्ड बनते हैं। हॉस्पिटल्स का निज़ाम बैठ गया है, हत्ता कि पूरे मुल्क में ऑक्सीजन नापैद हो गई है। हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए जगह बची है न शमशान घाटों में चिताओं के लिए। मारूफ भारतीय एंकर बरखा दत्त ने भारत की होलनाक सूरत हाल का अहवाल सुनाया। उन्होंने अपने वालिद का इंतकाल और अपनी बेबसी की रुदात दुनिया को बताई। यही कैफियत है। अब तक कोरोना 2,25,000 से ज़ायद भारतीयों की जान ले चुका है, जिनमें 24,500 अफराद सिर्फ पिछले एक हफ्ते में जान से गए। यानी कोरोना ने हर घंटे में 145 जानें ली। यकीन मुश्किल है, मगर भारत में इस वक्त हर मिनट कम से कम 2 अफराद कोरोना से हलाक हो रहे हैं और अभी भी अमवात मस्बत केसेस की शरह में कमी नहीं आ रही है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है और मरीजों के रश से हॉस्पिटल्स के फर्श भरे पड़े हुए हैं। यही पस मंज़र है जिसकी वजह से कोरोना सूरत हाल को संभालने के बजाय मज़ीद बिगाड़ने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भारतीय मीडिया से ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया पर लान तान और शदीद तनकीद का सामना है। वाशिंगटन पोस्ट की सहाफ़ी राना अयूब कहती हैं कि भारत में हलाकतों की तादाद हुकूमती आदाद शुमार से कहीं ज़्यादा है, मगर भारतीय मीडिया मोदी के सामने खामोश नज़र आता है। भारतीय मुसन्निफ़ा और इंसानी हुकूक़ की अलमबरदार अरुंधति राय कोरोना की सूरत हाल के हवाले से नरेंद्र मोदी के रवैये और पॉलिसीज़ को इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म करार देती हैं। रोज़ाना हज़ारों अमवात, लाखों नए मरीज़ नरेंद्र मोदी का सारा तकब्बुर बहा कर ले गए हैं। CNN एंकर पर्सन फरीद ज़करिया का कहना है कि पहली लहर के बाद मोदी ने क़ब्ल अज़ वक्त फतह की शादियाने बजाना शुरू किए और फिर सियासत के लिए रैलियाँ और इंतखाबात उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसने भारत को तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ यही एक जुल्म की कैफियत है कि सारी कैफियत है, मगर क्रिकेट मैचेस जारी थे। शदीद तनकीद के बावजूद IPL के मैचेस बायो सिक्योर माहौल में खेले जा रहे थे, लेकिन आज IPL के मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों और अमले के अरकान में भी कोरोना मुस्बत आने की इतलात आई, जिसके बाद अब इस टूर्नामेंट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना पड़ा। गैर मुल्की खिलाड़ी भारत में फंस गए। बेशतर ममालिक ने भारत से फ़्लाइट्स मनसूख कर रखी है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया ने 15 मई तक ट्रैवल बैन लगाया हुआ है और खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने के साथ जेल में डालने का भी कहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कुछ खिलाड़ियों ने चार्टर्ड तैयारों से खिलाड़ियों को भारत से निकालने के लिए कहा, मगर अभी ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने हामी नहीं भरी है, जबकि वज़ीर आज़म पहले ही कह चुके हैं कि खिलाड़ी ज़ाती हैसियत से मैच खेलने गए, क्रिकेट खेलने गए, इसलिए अपनी वापसी का इंतज़ाम खुद करें। अब ये सवाल भी उठ रहा है कि कोरोना की बेकाबू सूरत हाल के बाद क्या भारत अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर भी पाएगा या नहीं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर्स की। पाकिस्तान की कंपनीज ने पिछली 6 माही में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, तारीख़ी पैदावार हुई है, तारीख़ी मुनाफे कमाए हैं और तारीख़ी ख़रीद फ़रोख्त हुई है। कॉर्पोरेट सेक्टर बूम कर रहा है पाकिस्तान में। इसकी इत्तला आपको देते हैं तफसील से छोटे से वक़्फ़े के बाद। हमारे मुल्क की मईशत के हवाले से बहुत अच्छी खबर है और साबित हो रहा है कि पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर शानदार कारकर्दगी दिखा रहा है। गुज़िश्ता 6 माही में पाकिस्तान की तारीख में किसी भी एक क्वार्टर के मुनाफे का रिकॉर्ड तोड़ इस कारकर्दगी सामने आई है। पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर की जानिब से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज ने पिछली 6 माही में 243 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। जनवरी से मार्च तक सालाना बुनियाद पर मुनाफे में 82%, जबकि 6 माही बुनियाद पर 11% इजाफा हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुकूमती कंपनीज के मुनाफे में भी सालाना बुनियाद पर 15% और पिछले साल की पहली 6 माही के मुकाबले में 33% इजाफा हुआ, जबकि प्राइवेट कंपनीज के मुनाफे में सालाना बुनियाद पर 119%, 6 माही बुनियाद पर 5% इजाफा हो रहा है। दिलचस्प तौर पर हुकूमती कंपनीज की कारकर्दगी निजी कंपनीज से बेहतर रही है। OGDC, PSO, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब ने बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमाया है। साल की पहली 6 माही में बैंक्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एनर्जी एंड पावर, टेक्सटाइल और सीमेंट के शोबे ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। गुज़िश्ता साल 2 अरब का नुकसान उठाने वाले सीमेंट सेक्टर ने पहले क्वार्टर में 15 अरब का मुनाफा कमाया। इसी तरह बैंक्स ने 15 अरब का मुनाफा हासिल किया है।
यही नहीं, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल अप्रैल में तेल मसनूआत की फ़रोख्त में 57% इजाफा हुआ है, जिसका हजम अब 16,70,000 टन तक पहुँचा और इस माली साल के 10 माह में पेट्रोल प्रोडक्ट्स की फ़रोख्त में 19% से 1,58,00,000 टन तक पहुँच गई है। मार्च के मुकाबले में पिछले माह तेल की फ़रोख्त 13% बढ़ गई। इसके अलावा फर्नेस ऑयल की फ़रोख्त में भी पिछले 10 माह के दौरान 48% इजाफा हुआ है। इन तमाम आदाद शुमार से साबित हो रहा है कि सनअती तरक्की का पहिया घूम रहा है, मईशत का पहिया घूम रहा है और आइंदा आने वाले महीनों में सनअती तरक्की और रोज़गार में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। इस अच्छी उम्दा खबर में बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टॉप लाइन सिक्योरिटी। बहुत ही उम्दा बताया जाता है सुहेल साहब, ये सहमाही का जो हमारी कंपनीज़ का अर्निंग्स सीज़न था, जो उसके रिज़ल्ट्स आए हैं। जो अर्निंग सीज़न मार्च का ख़त्म हुआ, जिसके रिज़ल्ट तकरीबन आ चुके हैं, उसमें हमने ये देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप की 100 कंपनीज़ हैं जिससे KSE 100 इंडेक्स बनता है, उनका रिकॉर्ड मुनाफा उन्होंने बताया। तकरीबन 240 से 250 अरब रुपए का इन 100 कंपनीज़ ने नेट प्रॉफिट शो किया है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा क्वार्टरली मुनाफा है। अच्छा, ये तो ओवरऑल भी है, मगर कोई सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि एच कर गए, जो कि ज़्यादा इस माहौल में भी और कहीं ज़्यादा बेहतर उनकी कारकर्दगी रही, कुछ सेक्टर्स? देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करें ये मार्च 2021 के प्रॉफिट को मार्च 2020 से, तो तकरीबन ये प्रॉफिट में दुगना इजाफा है, 80-90%। मगर मेरे ख्याल में पिछले साल कोविड शुरू हो चुका था, लॉकडाउन शुरू हो चुका था, तो उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो 2-3 सेक्टर लॉसेस में थे जो भी प्रॉफिट में आ गए हैं, जैसे रिफाइनरी, ऑयल मार्केटिंग और सीमेंट। मगर अगर हम सही मुआवजा करना है तो अगर हम दिसंबर से देखें, दिसंबर 2020 से, तो भी कोई 12-13% की अर्निंग में इजाफा है, यानी 20 से 25 अरब रुपए जो है वो इन कंपनी ने ज़्यादा कमाए। और सबसे मुतासिर जो करने वाले 3-4 सेक्टर हैं, मैं आपको बता दूं। एक है बैंक्स, जो इंटरेस्ट रेट घटने के बावजूद उन्होंने एब्सोल्यूट अमाउंट में और परसेंटेज में बहुत अच्छा मुनाफा बताया है। सीमेंट सेक्टर का मुनाफा बहुत अच्छा है। ऑयल मार्केटिंग काफ़ी हद तक रिबाउंड हो गया चूँकि ऑयल में स्टेबिलिटी आई है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और सेक्टर है इसने जो परफॉर्मेंस दिसंबर के मुकाबले में मार्च में अच्छी बताई है, वो है टेक्सटाइल सेक्टर। तो ओवरऑल ये जो एक बूम नज़र आया तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो उसकी कड़ी क्या वजह है? कोविड के दौरान मईशत बंद थी, फिर कोविड हटा, मईशत खुली, या और कोई वजूहात है? ये जो हमने एक रिकॉर्ड ये सीज़न देखा है, अर्निंग सीज़न। देखें, जो अर्निंग जो बढ़ी है मार्च क्वार्टर में, रिकॉर्ड अर्निंग, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में 2-3 साल के सुस्त रवि के बाद हम इकोनॉमिक रिकवरी देख रहे हैं। कोविड के बाद जब से रेमिटेंस आना शुरू हुई हैं और पाकिस्तानीज़ की जो ट्रैवलिंग कम हो गई है, उसकी वजह से हमने देखा है कि कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट को कम किया गया है और जो करेंसी पाकिस्तान की जो हमेशा कमज़ोर रहती है, वो ना सिर्फ स्टेबल हुई है बल्कि वो स्ट्रॉन्ग हुई है। तो ये सारे अवामिल थे जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्च के क्वार्टर में KSE 100 कंपनीज ने रिकॉर्ड मुनाफा दिखाया है। अच्छा, अब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद क्या एक्सपेंशन होगी, मज़ीद ग्रोथ होगी, और क्या उसके आसार हैं? और वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अब हम एक्सपेंशन और ग्रोथ देखेंगे? गोया कि ज़्यादा मुलाज़मतें पैदा होंगी। देखिए, उम्मीद तो की जा रही है कि अगर पाकिस्तान में इसी तरह इकोनॉमिक रिकवरी चलती रही और पाकिस्तान में अमन व अमान की सिचुएशन बेहतर रही, कोरोना की जो तीसरी लहर है उस पर भी काबू पा लिया गया, तो ये रिकवरी अर्निंग्स में देखी जाएगी। और उसमें जो सिक्लिकल सेक्टर हैं जिसको हम कहते हैं, यानी सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल, स्टील, ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें अर्निंग्स में बेहतरी की उम्मीद है आने वाले क्वार्टर्स में। अच्छा, एक सेक्टर बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेड नहीं है मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है, मगर उसकी कारकर्दगी बड़ी शानदार रही है। IT सेक्टर की जो कारकर्दगी है वो आपके पर्सपेक्टिव से उस पर निगाह डालिए।
पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस पिछले साल 1.5 साल से बहुत अच्छी है, और कोविड के बाद जब से पाकिस्तान के रुपए में एडजस्टमेंट हुई है और जब से डिजिटलाइजेशन की तरफ लोग राग़िब हुए हैं, तो पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया है। और हम ये भी देख रहे हैं कि आईटी कंपनीज़ एक्सपेंड कर रही हैं, हायर कर रही हैं, और उनको इनफैक्ट अच्छे लोग भी नहीं मिल रहे। तो जो कराची स्टॉक KSE 100 इंडेक्स में जो लिमिटेड आईटी कंपनीज़ हैं, उनका हम अगर कंपैरिजन करें अर्निंग का, तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है पिछले मार्च 2020 से लेकर इस मार्च 2021 में, और कंपनीज़ ने कई गुना मुनाफा कमाया है। उसकी वजह यही है कि जो पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसकी डिमांड यूरोप, अमेरिका में बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोविड के जो हालात हैं और जो लॉकडाउन के हालात हैं उसमें लोग प्रेफर कर रहे हैं कि इन पर्सन चीज़ें ना हों और सारी चीज़ डिजिटलाइज हो, जिसकी वजह से दुनिया भर की आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज और बिलखुसूस पाकिस्तान की उनकी सेल्स भी बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद थे, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटी। कमर्शियल ब्रेक पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत उम्दा खबर है, वो ये कि तकरीबन साल 1.5 साल की खामोशी के बाद और नरमी के बाद एक बार फिर गर्मजोशी वापस आ रही है सऊदी अरबिया पाकिस्तान के बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात के हवाले से, और ये हफ़्ता इसके लिए बहुत अहम होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा रियाद पहुँच चुके हैं। अगले 48 घंटे में वज़ीर आज़म इमरान खान भी पहुँचने वाले हैं, और ये दौरा इस हवाले से एक टर्निंग पॉइंट होगा। पिछले सालों के हवाले से कई इम्पॉर्टेंट माहिदे हो रहे हैं, नई अंडरस्टैंडिंग हो रही है और बहुत ही उम्दा माहौल बन रहा है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से साल 2020 वो रिवायती गर्मजोशी का साल नहीं था जो कि पाक सऊदी ताल्लुकात का हमेशा से एक पहचान रही है, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। मगर अच्छी खबर यह है कि वो गर्मजोशी, वो जज्बा, वो तमाम बरादराना ताल्लुकात के तमाम जो मामलात हैं वो लौट आए हैं और भरपूर तरीके से लौट आए हैं, और इस हवाले से ये साल यकीनन एक नए दौर की और नए मफाहमत की और नए माहिदों की एक नई इब्तदा बनेगा, और पाक सऊदी ताल्लुकात में एक नई जान पड़ रही है। इसकी इब्तदा हो चुकी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज रियाद पहुंच गए हैं, और जहां पर पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से वो बहुत अहम मुलाकातें कर रहे हैं सऊदी हुक्काम से, सऊदी मिलिट्री लीडरशिप से और सऊदी शाही ख़ानदान के साथ। इस मुलाकात के दौरान ही, यानी कि इस विज़िट के दौरान ही वज़ीर आज़म इमरान खान भी अब पहुँचने वाले हैं सऊदी अरब, जहाँ पर वो शब कदर भी गुजारेंगे, और उनकी मुलाकात होगी सऊदी शाही ख़ानदान की अहम तरीन शख्सियात से। और फिर पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से इत्तलात ये हैं कि नए माहिदे होंगे, नई अंडरस्टैंडिंग होगी। वो गर्मजोशी, वो भरपूर गर्मजोशी पूरी तरह से लौट आई है पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से, और जिसकी मिसालें इस दौरे के दौरान नज़र आएंगी। इसकी इत्तला दी है वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जनाब ताहिर अशरफी ने, जिन्होंने कल इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस दौरे की दावत जो है सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी, उनकी दावत पर वज़ीर आज़म तशरीफ़ ले जा रहे हैं, और 27वीं की शब और ताक रातें इंशाअल्लाह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बैतुल्लाह में इंशाअल्लाह गुजरेंगी, उम्रा अदा करेंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर पे हाज़री देंगे। और इस दौरान बहुत सारे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदात हैं वो इंशाअल्लाह साइन होंगे, जिनमें ग्रीन सऊदी अरब, ग्रीन मशरिक़ वस्ता, तो इंशाअल्लाह उसमें पाकिस्तान अपना एक भरपूर किरदार अदा करेगा। वहाँ पर आइम्मा हरमैन से वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी, मशाइख से मुलाकात होगी, OIC के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मुलाकात होगी। बहुत अहम दौरा है, और यकीनन पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सऊदी अरब के दौरे के हवाले से, यकीनन मशरिक़ वस्ता के हवाले से जहाँ पर सऊदी अरब का बहुत इन्फ्लुएंस है, ये पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता के ताल्लुकात और अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से एक बहुत उम्दा इब्तिदा होने वाली है। इस हफ़्ते के दौरान वज़ीर आज़म, जैसे कि भी आपने सुना, ताख़रातें गुजारेंगे, शब कदर भी वो
हरमैन में गुजारेंगे। ये इब्तिदा उस वक्त हो रही है जब पाकिस्तान के सऊदी अरब में नए सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने अपने ओहदा संभाला है। सऊदी अरब में नए पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। 4 रोज़ पहले ही उन्होंने अपना ओहदा संभाला है। यकीनन जनरल बिलाल अकबर की अपनी पहचान है। वो पाक फ़ौज के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं और फ़ौज के कलीदी ओहदों पर फाइज रहे हैं और अब वो पाकिस्तान के सऊदी अरब में नए सफ़ीर होंगे और इस नए दौर की इब्तिदा में यकीनन उनकी पोस्टिंग एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट पेशरफ भी है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो दुनिया, कामरान खान के साथ। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन इंतहाई दिलचस्प रहे और ये दिलचस्पी ख़त्म नहीं हो रही है बल्कि इसमें इजाफा हो रहा है और आज इसमें एक नया मोड़ आया। अब ये बात खारिज इम्कान नहीं है कि शायद ये भी मुमकिन है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के हलक़ से ये नशिस्त खींच ले, लेकिन फ़िलहाल कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। आज इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का मुतालबा तस्लीम कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन NA 249 के वोटों की दोबारा गिनती करेगा। ये फैसला आज इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त पर समाअत के बाद सुनाया। मिफ्ता इस्माइल के वकील सलमान अकरम राजा ने दस्तावेजी तफसीलात के साथ इंकशाफ किया कि 167 पोलिंग स्टेशन पर इस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं किए, जबकि मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून के पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 46 भी जारी नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के वकील ने इलेक्शन कमीशन से सदा की कि दोनों की दोबारा गिनती हमारा पहला मुतालबा है। अगर मुतमईन नहीं हुए तो NA 249 में दोबारा पोलिंग के लिए अलहदा दरख्वास्त करेंगे। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि तस्दीक शुदा फॉर्म 45 और 46 न होने से पूरा इलेक्शन मशकूक है। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि पोलिंग के दौरान नून लीग ने किसी फॉर्म पर कोई शिकायत नहीं की, किसी फोरम पर अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन रात 2:30 बजे इलेक्शन हारने के बाद फॉर्म 45 पर एतराज़ उठा दिया गया। 2:30 बजे रात के इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ये एक दरखास्त रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाती है, जिसमें कहा गया कि रिजल्ट के आने की यानी तरसील में तसाल की बुनियाद पर शकूक व शुबहात है, इसलिए रीकाउंटिंग कराई जाए। अब कानून की मंतहा बड़ी वाज़ेह है कि अगर आप रीकाउंटिंग चाहते हो तो फिर आप कोई ठोस इस्तदलाल देंगे और उसके साथ कोई शवाहिद साथ लगाएंगे ताकि उसकी बुनियाद पर एक रीजनेबलनेस जो है जाहिर हो। तो ना तो रीजनेबल सी दरखास्त, ना उसके साथ कोई मवाद लगाया गया था, ना उसके साथ कोई स्पेल आउट किए गए थे कि फलां पोलिंग स्टेशन पर कोई धांधली हुई है या कोई काउंटिंग गलत हुई है। इलेक्शन कमीशन का रिकाउंटिंग का फैसला पीपल्स पार्टी को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसीलिए पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अपनी ट्वीट में कहा कि किसी ख़ास पोलिंग स्टेशन में शिकायत के बगैर पूरी इंतखाबी हल्के में दोबारा गिनती की एक नई रिवायत का हम खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि 2018 के आम इंतखाबात में बेशतर नशिस्तों पर जीत का तनासुब 5% से कम था, लेकिन उम्मीदवारों को दोबारा गिनती का मौका नहीं दिया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दोबारा गिनती के हुक्मनामे के बाद पीपल्स पार्टी ऐसे तमाम इंतखाबी हलकों में दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन के पर जाने पर गौर कर सकती है। फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो का जवाब दिया मरियम नवाज शरीफ ने। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से 2018 के इलेक्शन की नशिस्तों पर दोबारा गिनती का मुतालबा दरअसल मुस्लिम लीग नून के लिए ताज़ा हवा का झोंका होगा, क्योंकि इससे फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को ही होगा। मरियम नवाज़ का दावा था कि 2018 के इलेक्शन में उनकी जमात ने सबसे ज़्यादा धांधली का शिकार हुई। उन्होंने पीपल्स पार्टी का शुक्रिया किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून इन तमाम नशिस्तों पर कामयाब हो सकती है जो वो धांधली के नतीजे में 100-200 वोटों से हार गई थी। इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि परसों यानी 6 मई को सुबह 9 बजे तमाम उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जमा होंगे कराची में, और जहां पर फिर दोबारा वोटों की गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। वोट दोबारा काउंट किए जाएंगे और यकीनन 6 मई NA 249 के लिए एक और बहुत ही दिलचस्प दिन होगा और यकीनन
दावा बहरहाल नून लीग का ये है कि धांधली हुई है इस मामले में, या ये कि प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया है। और 167 फॉर्म 45 ऐसे हैं जिन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के दस्तखत ही नहीं है। इसी दौरान हुकूमत और PTI के मौक़िफ़ का इजहार करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि NA 249 में दोबारा गिनती का फ़ायदा नहीं, किसी भी जीतने वाले उम्मीदवार को सिर्फ 5% लोगों का एतमाद हासिल होगा। उन्होंने कहा कि PTI समझती है कि दोबारा गिनती के बजाय दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। कराची के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है और इसीलिए तहरीक इंसाफ का मुतालबा तो ये है कि ये रीपोल में जाना चाहिए। इसको इस वक्त गिनने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि अगर आप गिन भी लेंगे तो आप देखिए टोटल जो वहाँ पर वोट पड़ा है वो 21% पड़ा है, और जो जीतने वाले हैं वो 5% वोट लेकर के जो है दोनों को, मुफ्ता इस्माइल हों या जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनको 5% वोट जो है वो मिला है। इतने कम वोटों के साथ कोई बंदा असेंबली में आ जाए तो वो फिर एक जाहिर है कि वो तो इलेक्शन जो है वो एक बिल्कुल तमाशा बना है, और इलेक्शन कमीशन को भी इक़दामात इसमें करने चाहिए। अब इस पूरी सूरत हाल पर, जिसमें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इम्कान पैदा हुआ है, बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। ये फरमाइएगा कि 167 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ के फॉर्म 45 पे दस्तखत नहीं है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के, ये तो बहुत ही गैर मामूली बात है। जी शुक्रिया कामरान खान साहब। ये यकीनन आज हम भी इस पे बहुत हैरान हुए हैं कि 167 के करीब जो फॉर्म 45 हैं वो इनकम्प्लीट हैं और उनके ऊपर दस्तखत नहीं है, और इसी तरह तकरीबन 33 के करीब फॉर्म 45 हैं जिनके ऊपर हमारे पास अगर कोई दस्तखत है तो जो जमा कराया गया उससे उधर अंगूठा लगा हुआ है, अगर जो जमा कराया गया वहाँ पे दस्तखत हैं तो हमारे वाले फॉर्म पे जो हमारे पास हमें दिया गया है उसके ऊपर अंगूठा लगा हुआ है। तो एक डिस्क्रिपेंसी है काफ़ी इस रिकॉर्ड के अंदर। लेकिन इससे हटकर जो रीकाउंटिंग के ऊपर पीपल्स पार्टी ने इतना वाविला मचाया है, मैं समझता हूँ कि उन्हें इलेक्शन लॉज का मुताला करना चाहिए, जो उसके 95 सब सेक्शन 5 में बहुत वाज़े तौर पे लिखा है कि अगर फ़र्क जीतने और हारने वाले के दरमियान 5% वोटों का तनासुब से हो तो ये उसका हक है कि वो रीकाउंटिंग की दरख्वास्त दे सकता है और रिटर्निंग ऑफिसर को मंजूर करनी चाहिए। दरअसल आज हमने इलेक्शन कमीशन से जो हक हासिल किया है यहाँ तक हमें आना ही नहीं चाहिए था। ये रिटर्निंग अफसर का फेलियर है कि उसने जो कानून मौजूद है उस पर अमल दरामद नहीं किया, और 5% से मार्जिन जो 600 वोटों का तकरीबन बनता है वो वहीं ये हुक्म जारी कर सकते थे कि रिकाउंट किया जाए। लेकिन एहसन इकबाल साहब, ये ठीक है जो आपने डिस्क्रिपेंसीज बताई हैं वो तो अपनी जगह, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब जब काउंट होगा तो वो भी फ़र्क आएगा। इंतज़ामी मसाइल या इंतज़ामी ये एक बड़ी कबाहत जो है वो नज़र आई है, जिनका आपके वकील ने भी जिक्र किया और अभी आपने भी जिक्र किया फॉर्म 45 के अंदर। मगर इसका ये मतलब यकीनी तौर पे नहीं है कि जो काउंट होगा उसमें भी जो है कोई बड़ी गलती होगी। देखिए ये तो अब जब रिकाउंटिंग होगी तो इसके बाद पता चलेगा, और ये भी हमें इसका शुबा है कि जो वहाँ पर रिजेक्ट किए गए हैं वोट उनका तनासुब उस लीड से बहुत ज़्यादा है जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को हासिल है। और हमने देखा है कि 2018 में ये एक बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाया गया था कि जिस उम्मीदवार को हराना था अगर वो जीत भी रहा है तो उसके बैलेट्स उतनी तादाद में डबल स्टैम्प करके रिजेक्ट कर दिए जाते थे, और हमारे बहुत सारे हलकों में जो जीते हुए उम्मीदवार थे उन्हें 400-600 से डबल स्टैंपिंग के ज़रिए हरवा दिया गया था। तो इसीलिए हम समझते हैं कि जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम है इसका जो असल फ्लॉ है वो इसकी वोटिंग के स्कीम के अंदर नहीं है, वो इसकी इंतज़ामी मशीनरी के हाथों यरगमाल बनने में है। और हमें ये तलाश करना है रास्ता कि किस तरह हमारे इंतज़ामी इदारे और रियासती इदारे एक गैर जानिबदार किरदार अदा कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर। चूँकि ये पूरा जो इलेक्शन है इसके अंदर सरकारी मुलाजमीन होते हैं, जो सूबाई हुकूमत है अगर वो चाहे कि असरअंदाज हो तो वो बेचारा एक मामूली 14 का जो महकमा तालीम का टीचर या मुलाजिम है वो उनके आगे स्टैंड नहीं ले सकता। इसी तरह जो दीगर अमला है वो सूबाई महकमों से मुस्तार लिया जाता है। तो हमें एक बहुत मौसर ज़ाब्ता अखलाक की ज़रूरत है।
और इलेक्शन कमीशन को चंद अफसरों को मिसाली सजा देनी चाहिए जहां पे उनके लैप्सेस देखने में आए। अच्छा, ये बताइएगा कि हम दोबारा NA 249 पे जाते हैं। आपके पोलिंग एजेंट्स हर पोलिंग स्टेशन पे थे, ये जो 260-270 पोलिंग स्टेशंस थे, आपके पास अपना भी एक काउंट होगा ना, क्योंकि आपके पोलिंग एजेंट्स ने रिपोर्ट बैक किया होगा कि उन्होंने काउंट में हिस्सा लिया और उनके हिसाब से जो काउंट है वो क्या है। तो क्या जो आपके पास काउंट है वो उससे ज़्यादा है जो कि ऑफिशियली अनाउंस हुई है? जी, हमने तो उसी दिन इलेक्शन की रात को ही कहा कि जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो सरकारी तौर पे तस्दीक किए जा रहे हैं, वो उनमें फ़र्क आ रहा है। और फिर बहुत से, अब आपने खुद देख लिया है कि ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं कि जहां पे दस्तखत शुदा फॉर्म 45 नहीं है, और कई पोलिंग स्टेशंस पे हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको फॉर्म 45 उनके इसरार करने के बावजूद उसकी कापी फराम नहीं की गई ताकि हम उनके एक मुकम्मल फहरिस्त मुरतब कर सकते हैं। तो अब ये फरमाइएगा कि ये इस पे भी शदीद एतराज़ात सामने आए हैं और बहुत ही एक कंसर्न की बात है कि एक हल्के का इलेक्शन था, उसमें इतनी डिस्क्रिपेंसी सामने आ गई हैं। गोया कि इलेक्शन कमीशन की अपनी कैपेसिटी, इसके मुताल्लिक़ा कवानीन, ज़वाबित, ये जितनी चीज़ें हैं, ये इंतहाई इसमें शदीद मसाइल हैं। बड़े से बड़ा इलेक्शन हो, एक हल्के का इलेक्शन हो, इसमें शदीद मसाइल खड़े हो जाते हैं। और तो इसका मतलब इस पूरे निज़ाम को हमने इसमें इस्लाहात लानी है, इसे एक तरह का नया जन्म देना है। होगी तो इसके लिए कानून साजी ना, जो पार्लियामेंट की जमातें हैं उन्होंने ने आपस में बैठ के इसके लिए एक रास्ता निकालना है और फिर इसमें इस्लाहात तजवीज़ करनी है, फिर कानून पास करना है। हम हर किस्म की इस्लाह के हक़ में हैं और हम चाहते हैं कि इसीलिए हमने कहा है कि हुकूमत के पास अगर तजावीज़ हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करे, चूँकि वो रेगुलेटर है। इस आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन करना उसका आइनी मैंडेट है और वो तमाम सियासी जमातों को दावत दे, जो कि एक SOP है। हर इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को बुलाता है, उनके साथ ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तफाक करता है और जो भी पैकेज हम इत्तफाक करेंगे उसके लिए कानून साजी करने के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एहसन इकबाल, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ थे। सियासी इम्तहान हो रहा है मकबूलियत का, और कल एक और इम्तहान है। खुशाब में सूबाई असम्बली की नशिस्त है, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI आमने सामने है। यकीनन कांटे का मुकाबला होगा और देखना यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून, जो कि हालिया इलेक्शन में अपनी मकबूलियत 2018 में इजाफा करती नज़र आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपनी मकबूलियत बरकरार रखती है या जैसे जैसे वो कमी होती जा रही है, क्या इसका मुजाहरा कल हम खुशाब में भी देखेंगे। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कल एक बार फिर मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन का एक बड़ा दिलचस्प दंगल सजने जा रहा है। एक बार फिर PTI के वोट बैंक का इम्तहान और इमरान खान हुकूमत की मकबूलियत की आजमाइश होगी। कल खुशाब में पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 84 पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक वारिस के इंतकाल के बायस खाली हुई है। कल इस नशिस्त पे 8 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, जिनमें मुस्लिम लीग नून के मलिक मुअज़्ज़म, PTI के अली हुसैन खान और पीपल्स पार्टी के ग़ुलाम हबीब मजबूत उम्मीदवार हैं। जुलाई 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के मलिक वारिस 66,459 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि PTI के शुजा मोहम्मद ने 60,019 वोट हासिल किए थे। यानी PTI को इस हल्के से महज 6,440 वोट से शिकस्त हुई थी, जबकि TLP ने भी 12,000 से ज़ायद वोट लिए थे। इसलिए नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन हालिया ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी है। पंजाब में मकबूलियत का ये एक और बड़ा अहम मुजाहरा होगा। NA 249 कराची में दोबारा वोटों की गिनती होगी, लेकिन PTI 5वें नंबर पर आई। डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा नून लीग जीती और पहले से 10,000 से ज़ायद वोट लिए। गुजरावाला ज़िमनी इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली की अपनी नशिस्त महफूज रखी थी। नौशहरा में नून लीग ने 25% से ज़्यादा वोट लेके PTI की सूबाई नशिस्त छीन ली थी। हौसला अफजा बात है कि खुशाब के ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने नया प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक हर पोलिंग स्टेशन के अमले के लिए अलग गाड़ी मुख्तस होगी। हर गाड़ी में 2 पुलिस एहलकार, 2 रेंजर्स एहलकार और एक फोकल पर्सन मौजूद होगा। इलेक्शन कमीशन जियो टैगिंग की मदद से अमले की मॉनिटरिंग करेगा। फोकल पर्सन RO को बर वक्त
बताने का पाबंद होगा कि कब पोलिंग बंद हुई, वोटों की गिनती मुकम्मल कब हुई और पोलिंग स्टेशन कब छोड़ा। इलेक्शन कमीशन ने खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन के अमले की वापसी का ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे वक्त मुकर्रर किया है। कोशिश तो बड़ी कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब देखते ये है कि क्या खुशाब का इलेक्शन ऐसा हो जिसमें तमाम फरीक़ैन का इत्मीनान हो सके और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे सवाल उठे। बहरहाल ये कहना फ़िलहाल कबल वक्त है, लेकिन बहुत ही कलीदी मुकाबला है सियासी दर्जा हरारत को नापने के लिए, और इसके तज़िया हासिल करने के लिए हमने दावत दी है। जनाब हबीब अकरम तज़ियाकार हैं। हमारा मकबूल प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट इलेक्शन के जो साइंस है उसको बहुत ही उम्दा तरीके से समझते हैं हबीब अकरम साहब। हबीब अकरम साहब, ये बताइएगा कि खुशाब का ये इलेक्शन है और मकबूलियत का इम्तहान है, और ये 2018 में भी तकरीबन नेक एंड नेक थे PTI और PMLN। आपका क्या अंदाज़ा है कल के हवाले से? हाँ साहब, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस का भी इम्तहान है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान भर में और बिलखुसूस पंजाब में उस्मान बुज़दार ने ऐसी कोई परफॉर्मेंस दी है जिसके मुताबिक जिसको बुनियाद बनाकर ये इलेक्शन जीत सके। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है जो इस हल्के के लोगों को दिखाई जा सके। तो लिहाजा और फिर खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आखिरी वक्त में टिकट को भी तब्दील किया। पहले गुल असगर बगूर साहब को टिकट दिया गया था, ये जो वहां के पुराने, जो समझिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ही पुराने कारकुन थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाने वाले थे। लेकिन बाद में जो MNA एहसान तवाना है उसी वहां पे ऊपर के हल्के से, उनकी इंटरवेंशन के बाद फिर ये टिकट शुजा साहब के भतीजे को दिया गया। बहरहाल 2018 पर फ़र्क है आज, और वो ये कि अब तकरीबन 2.5 साल हो गया है PTI हुकूमत में है, 2.5 साल से इक़्तिदार में है। उस वक्त तो इक़्तिदार भी शुरू नहीं हुआ था। तो अब लोगों के सामने जांचना बहुत ज़्यादा आसान होगा कि वो PTI जिसको वो उन्होंने 2018 में वोट दिया, तो ये खुशाब के लोगों को पहले मौका मिला है कि वो दोबारा एक अर्ली अनाउंसमेंट कर सके या अर्ली डिटर्मिनेशन कर सके कि PTI उनकी उम्मीदों पे पूरी उतरी या ना उतरी। इस लिहाज से कल का ये एक ज़िमनी इलेक्शन है, सूबाई असम्बली का है, मगर ये एक बहुत बड़ा पैमाना तो है दर्जा हरारत नापने का। बेशक खान साहब, जितने भी अब तक ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, आप उसमें देखिए कि एक तसलसल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना है। और बिलखुसूस पंजाब में जब आप देखते हैं कि आइंदा हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब में समहाउ ये तासुर बहुत गहरा होता चला जा रहा है कि आइंदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं होगी। तो जब वोटर के जहन में यह ख्याल रासिख हो जाए कि आइंदा हुकूमत PTI की नहीं होगी, तो PTI का कैंडिडेट ऑटोमेटिकली वोटर की नजर से गिर जाता है और उसकी अहमियत कम हो जाती है। तो वही सूरत हाल हमने डस्का में देखी कि डस्का में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हुकूमत की तरफ से ये यकीन दिलाया गया था कि हम आपके मसाइल हल करेंगे हल्के के, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हारा। इसी तरह पंजाब में आप ये यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है, हत्ता के खुद KP के अंदर नौशहरा में परवेज खट्टर और गुजरावाला में भी, गुजरावाले में भी ऐसे हुआ जी, गुजरावाला में भी ऐसे हुआ। तो लिहाजा यके बाद दीगरे, वजीराबाद में जो आप बात कर रहे हैं, तो यके बाद दीगरे जो सारी शिकस्तें हैं दरअसल ये साबित कर रही हैं कि अवाम जो बिलखुसूस पंजाब के लोगों के जहन में ये ख्याल रासिख हो चुका है। तो यही ख्याल जो है अब आपको इसका जो अब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस हल्के को देखते हुए 84 को। और फिर खान साहब, इसमें एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये खुशाब शहर नहीं है, ये वो इलाका है, यानी देही इलाकों में अगर हम देखें तो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फुटप्रिंट काफी हमें मजबूत नजर आता है। और ये डिस्ट्रिक्ट खुशाब का देही इलाका है, यानी खुशाब शहर इसमें शामिल नहीं है, जोराबाद शहर इसमें शामिल नहीं है, नूरपुर थल है और नूरपुर थल के साथ ये इसका कुछ हिस्सा मियांवाली के करीब एक जगह है कायदाबाद, वहां तक जाता है, रेगिस्तानी इलाका है। तो यहाँ पर वोट हुकूमत के लिए मैनेज करना काफी आसान होता है। यानी उसकी वजह यह है कि वहां पे लोगों के छोटे छोटे मसाइल होते हैं, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो इसमें जो खुद इनके अपने कैंडिडेट है, साबिक कैंडिडेट गुल असगर बगूर थे,
वो भी अपनी पार्टी के साथ उस तरह नहीं चल रहे जिस तरह उन्हें चलना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जायजा लेते हैं सी पैक का, जिसके समरात समेटने का वक्त आ रहा है और इस हवाले से साल 2021 इंतहाई अहम होगा और इसमें सबसे अहम मामला होगा वो इकनॉमिक जोन्स, जहाँ पे सनतें कायम होनी हैं। उस पर बहुत काम हुआ है, एडवांस काम हो चुका है। रशाकई इकनॉमिक जोन अब तकरीबन तैयार हो चुका है, यहाँ पे दर्जनों सनतें कायम होंगी और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में इन इकनॉमिक जोन्स में काम हो रहा है और यकीनन ये साल इस सिलसिले में बहुत अहम होगा। दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे भी मुकम्मल हो रहे हैं और इस पूरी सूरत हाल पे और सी पैक के हवाले से उसके मुस्तक़बिल पे निगाह डालेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा। रशाकई जोन की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आपको खाएंगे। ये सब कुछ छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए इंतहाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 65 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे यानी सी पैक पर एक जानिब पूरी क़ुव्वत से काम जारी है और दूसरी जानिब अब सी पैक के समरात समेटने का वक्त भी आ रहा है। गोया साल 2021 सी पैक तरक्की के कलीदी साल होगा। मोटरवेज की तकमील, एनर्जी सेक्टर, फाइबर ऑप्टिक मनसूबों के आगे से आगे बढ़कर अब सी पैक के तहत ज़राअत और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स प्रोजेक्ट पर भरपूर काम हो रहा है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की इक़्तिसादी सरगर्मियाँ पूरे जोबन पर हैं और सी पैक के तहत मुल्क भर में 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का जाल फैलाया जाना है। इन इकनॉमिक जोन्स में टैक्सेस और ड्यूटीज़ की छूट, ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी और कारोबारी आसानियाँ बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स को मुतवज्जे कर रही हैं। इन्हीं इकनॉमिक जोन्स में अहम तरीन मनसूबा खैबर पख्तूनख्वा में रशाकई इकनॉमिक जोन है। नौशहरा के नज़दीक 1000 एकड़ रकबे से रशाकई इकनॉमिक जोन तेज़ी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। हज़ारों सरमायाकार रशाकई इस्लामिक जोन में सनतें लगाने के लिए दिलचस्पी दे रहे हैं, अपनी दरख्वास्तें जमा करा रहे हैं, जबकि चीनी कंपनी यहाँ स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए पहुँच भी चुकी है। रशाकई इकनॉमिक जोन पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुँचाएगा, ये हमारे लिए कितना अहम है, यहाँ पे क्या हो रहा है। रशाकई इकनॉमिक जोन हमने भेजा अपने नुमाइंदे खुसूसी ज़ुहैब अहमद को, वहाँ से आप उनकी ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। इक्तिसादी तरक्की का जो ख्वाब पाकिस्तान और चीन ने मिलकर देखा अब ताबीर के करीब है। सनती मैदान में लोहा मनवाने वाला चीन अपनी तरक्की का गुर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की सूरत पाकिस्तान को दे रहा है। सी पैक के दूसरे फेज में पाकिस्तान के चारों सूबों में 4 इकनॉमिक जोन्स कायम किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले फ़ाल और तेज़ रफ्तारी से तकमील को पहुँचने वाला खैबर पख्तूनख्वा का इकनॉमिक जोन रशाकई है। एशिया में सी पैक अगर गेम चेंजर की हैसियत रखता है तो खैबर पख्तूनख्वा का रशाकई इकनॉमिक जोन इसका कलीदी किरदार है। इस मंसूबे से सूबे के लाखों लोगों को रोज़गार, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को बेहतरीन कारोबार और पाकिस्तान को इक्तिसादी मुश्किलात का दरिया पार करने का मौका मिलेगा। सितंबर 2020 में चीन के साथ मंसूबे का डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया गया। 1000 एकड़ पर मुहित रशाकई इकनॉमिक जोन की अंदरूनी तामीरात चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, जो 128 मिलियन डॉलर खर्च करेगी। महज 8 माह में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया गया है। तामीराती मकासद के लिए दरकार 10 मेगावाट बिजली फराहम की जा चुकी है। 160 मेगावाट बिजली नवंबर 2021 से कबल, जबकि गैस सप्लाई भी डेडलाइन से पहले पहुंचा दी जाएगी। जोन के 0 पॉइंट से M1 मोटरवे को लिंक किया जा चुका है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आलमी मयार का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क्स, एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स, स्टार रेटेड होटल, शॉपिंग मॉल्स, अस्पताल, इंटरनेशनल स्कूल और 1 विंडोज सर्विस बिल्डिंग बनाई जाएगी। जोन में फलों सब्जियों की प्रोसेसिंग, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर और इमाराती सामान, ऑटोमोबाइल, न्यू एनर्जी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स और बायोलॉजिकल मेडिसिन की सनतें लगाई जाएंगी, जिनके लिए बरामद की जाने वाली तमाम मशीनरी न सिर्फ वैट और ड्यूटी की अदायगी से मुस्तस्ना होगी, बल्कि इन सनतों को 10 साल के लिए इनकम टैक्स की छूट भी दी जाएगी, जबकि इंडस्ट्री के लिए ज़मीन 99 साल के लिए किस्तों पर दी जाएगी। यही वो कशिश है जो सरमायाकारों को तेज़ी से रशाकई इकनॉमिक जोन की तरफ राग़िब कर रही है। गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लोगों का, इन्वेस्टर्स का देख लें कि 2735 एप्लीकेशंस जो हैं हम अभी तक रिसीव कर चुके हैं। जो इन्वेस्टमेंट हम फोरसी कर रहे हैं रशाकई से, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ $1.9 बिलियन और राउंड अबाउट ये 300 से लेके 400 के करीब जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल यूनिट्स इसके अंदर लगेंगे।
नई सनतें लगेंगी, कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी और मुल्क की दरामदात में इजाफा होगा तो रोज़गार भी मिलेगा। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो राउंड अबाउट कोई 200,000 तक लोगों को रोज़गार, यानी 2 लाख लोगों का रोज़गार मिलेगा, जिसमें 50,000 के करीब वो डायरेक्ट जो है वो लेबर होगी और इनडायरेक्ट जो है वो 150,000 तक। इसके अलावा हम ये भी फोर्सी कर रहे हैं कि सराउंडिंग में जो आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री है वो उसको भी बड़ा फ़ायदा होगा, वो भी फ्लरिश करेगी इसके साथ। इब्तदाई मराहिल से गुजरते रशकई इकनॉमिक जोन में चीनी सरमायाकार कंपनी की एंट्री सहरा में बारिश के पहले कतरे की तरह है। चीनी कंपनी सेंचुरी स्टील रशकई इकनॉमिक जोन में पहला स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। कंपनी का दावा है कि 1 साल में तामीराती काम की तकमील हो जाएगी और प्रोडक्शन शुरू कर दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में न सिर्फ सस्ते स्टील की दस्तयाबी मुमकिन होगी, बल्कि इसकी एक्सपोर्ट से कसीर ज़र मुबादला भी कमाया जा सकेगा। चीनी अफसरान व इंजीनियर्स ने यहाँ छोटा सा चीन बसा रखा है और वो बहुत खुश नजर आते हैं। कैसा लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और पाकिस्तान बहुत अच्छा है। हम इस साल के आखिर तक पैदावार शुरू करने का मंसूबा रखते हैं। हर मुमकिन तौर पर पहले मरहले के लिए सालाना 5 लाख टन स्टील पैदा करने का इरादा रखते हैं। इस मंसूबे में सरमायाकारी करने के लिए हमें बरादर मुल्क पाकिस्तान आने पर बहुत खुशी है और मुकामी हुकूमत का इस हवाले से हमें ज़बरदस्त ताउन भी हासिल है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तरक्की के सफ़र की रफ्तार यही रही तो वज़ीर आज़म इमरान खान के उस ख्वाब को सच होने से कोई नहीं रोक सकता जिसमें बाहर से लोग रोज़गार के हुसूल के लिए पाकिस्तान आएंगे। सीपैक की मजबूरी सूरत हाल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। हमने शुरू में ये कहा कि अब सीपैक के समरात समेटने का वक्त आ गया है। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है और क्या आप हमें बता सकते हैं कि साल 2021 में सीपैक के वो मंसूबे जो कि हम फ्यूचर टेंस में बात करते थे वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आ जाएंगे, यानी कि होंगे से अब हो रहे हैं या हो गए? तो इस हवाले से हमें बताइए कि साल 2021 कैसा होगा। थैंक यू कामरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी समरात समेटने का वक्त आ रहा है। मैं आपको ये कहूँगा कि सिर्फ अगर फ़ेज़ 1 को देखें तो जो एनर्जी और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इस साल कंप्लीट भी हो रहे हैं और उनकी इनॉग्रेशंस भी होगी। अगर सिर्फ मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो इस साल जो 2 बड़ी सड़कें हैं जिनका इनॉग्रेशन होगा विद इन दिस ईयर, एक DI खान हाकला रोड है यानी इस्लामाबाद से लेके DI खान तक, और दूसरी वसीमा से खुजदार रोड है। इसके अलावा जो सड़कें शुरू हुई हैं वो जाहिर है वो तकरीबन 36 मंथ्स उनका टाइम है। ज़ोब से कोयटा सड़क अभी बननी शुरू हो गई है और हुशाब से अवरान शुरू हो गई है। सो वेस्टर्न अलाइनमेंट ऑलमोस्ट अदर देन हाकला DI खान रोड, ये सारे सेक्शंस अभी स्टार्ट किए गए हैं और पूरी बलबला के साथ इनके। और जनरल साहब, एक ये हैदराबाद सखर जो है मोटरवे का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सेगमेंट है, ये पूरी रोड बन गई है, ये काफ़ी सालों से खाली पड़ा है, इस पे इसकी कंप्लीशन का आपने जिक्र नहीं किया। जी ये भाई मैंने सिर्फ चूंकि पहले आपको वेस्टर्न अलाइनमेंट का जिक्र किया, ये ईस्टर्न अलाइनमेंट में ये एक वाहिद सेक्शन है जो अभी रह गया है और इसका अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसका अप्रूवल हो गया है, ये एक्निक तक पहुंच गया है। इसका अभी RFP फ्लोट होने वाला है और इंशाल्लाह इसकी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये सड़क अभी कोई 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर जाके सखर में अनाउंस कर चुके हैं, तो ये सड़क अभी बननी है और ये बन गई तो पेशावर से लेके कराची तक मोटरवे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा ऑन द ईस्टर्न लाइन। जेल साहब, अभी हमने जिस चीज़ को जो प्रोजेक्ट अपनी पूरी दिखाया बड़े तफसील से, रशकई इकनॉमिक जोन, अब इसका मुस्तकबिल बताइए कि क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है जो कि सामने नज़र आ रहा है और ग्राउंड पे नज़र आ रहा है, तो इसके हवाले से आइंदा साल कैसा रहेगा?
भाई ये मैं अभी आपकी जो रिपोर्ट सुन रहा था उसके मुताबिक आपने देखा है ऑलरेडी 1000 एकड़ का ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और इसके लिए तकरीबन 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डिमांड ऑफ लैंड जो इंडस्ट्रीज़ के लिए है, ये ऑलरेडी कोई 3600 एकड़ से ऊपर की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। सो हम केपी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और वो 2000 एकड़ और वहाँ लोकली जो उनके पास पीछे रिजर्व में है वो शामिल करके ये तो एक्चुअली ये हम इसका साइज़ बड़ा करने जा रहे हैं। इसमें जो प्रॉस्पेक्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं ये एक तरह से प्लग एंड प्ले मोड में हम इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे तमाम यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और इसका चूँकि जो डेवलपर है वो एक चाइनीज़ कंपनी है, वो बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग उन्होंने शुरू कर दी है। अभी रिसेंटली एक चाइना में एक वर्चुअल हमने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की और एक जकार्ता में हुई, जो पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि पाकिस्तानी और चाइनीज़ एम्बेसी ने जकार्ता में ये कॉन्फ्रेंस की, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। सो अभी आपने देखा जैसे सेंचुरी स्टील आ गई है, ये $242 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है फॉर 1.5 मिलियन टन्स ऑफ स्टील। इसके अलावा जो एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं मोस्टली चूँकि वो पाकिस्तानी एंटरप्राइजेज़ हैं और अभी मार्केटिंग चल रही है, तो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह कि यहाँ पे और फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, स्पेशली चाइनीज जल साहब आएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पूरे सीपैक का, क्योंकि इंडस्ट्री लगेगी, जॉब क्रिएट होगी, रेवेन्यूज़ आएंगे और ये है एक्चुअल सम्राट। यकीनन ये रशकई जो है ये एक बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन में नज़र आ रहा है। दूसरे इकोनॉमिक जोन से मिसाल के तौर पे धाबे जी जो है, इसकी क्या कैफियत है जल साहब, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस रीजन के लिए। जी भाई, मैं एक तो अभी आज ही सुबह सिंध के वज़ीर आला साहब से मुलाकात हुई धाबे जी के सिलसिले में। तो चूँकि ये प्रोविंस ने ही इसको एवेलुएट करके बिड्स को अवार्ड करना होता है, तो वो अभी उनके पास बिड्स आ चुकी हैं, वो एवेलुएट कर रहे हैं। हमने गैस का तकरीबन 70% काम कर लिया है धाबे जी में। और मैं उधर लोकल सर्वे देख रहा था, बहुत सारे लोग धाबे जी के अराउंड अभी ज़मीनों के ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज़ लोग ये देख रहे हैं कि कराची के करीब है धाबे जी, पोर्ट की प्रॉक्सिमिटी है, एक्सपोर्ट करना वहाँ आसान होगा, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आसान होगा, तो धाबे जी में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन मैं आपको धाबे जी से पहले फैसलाबाद की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ। जो फैसलाबाद का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो एक बड़ा इकोनॉमिक जोन है, 3200 एकड़ के करीब उसमें ज़मीन है और उसमें से तकरीबन 979 एकड़ ऑलरेडी सेल हो चुके हैं और काफ़ी एंटरप्राइजेज़ आ चुकी हैं। और उसमें जो खुशाइंद बात है वो ये है कि वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एक कैनेडियन जेवी आ चुका है, एक जर्मन जेवी आ चुका है, एक यूके से जेवी आ चुका है और कुछ अभी पाकिस्तानी अमेरिकन हैं अलॉन्ग विद अदर अमेरिकन डॉक्टर्स जो इधर आके फार्मा सेक्टर में और इलेक्ट्रो मेडिकल इक्विपमेंट में आना चाहते हैं। लास्ट टाइम जब आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे तो आपने बड़ा इम्पोर्टेंट उस पर फोकस था आपका कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इस सीपैक के तहत चाइनीज़ पाकिस्तानी कोलैबोरेशन के हवाले से काम होना था। उसमें बताइए कि अब कितना प्रोग्रेस हो गया है, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जी भाई, जो एग्रीकल्चर है उसको मैं आपको सिर्फ 3 मोटे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम नए एरियाज़ को और एफिशिएंट फार्मिंग को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले तो हम कॉरपोरेट फार्मिंग में जा रहे हैं और उसके पास उसके सिलसिले में हमारे पास पहले कुछ फार्म्स आ गए हैं। हमने पाकिस्तानी बड़े फार्मर के साथ एक चाइनीज़ फार्मर का इंट्रोडक्शन करा दिया है, MOUs रेडी हैं, इंशाल्लाह भी ये साइन होंगे। सो नेक्स्ट क्रॉप जो होगी उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि ये मॉडल फार्म स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा जो चीज़ है वो कम्युनिटी फार्मिंग के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ है और अभी उसकी फसल उतरने वाली है, लेकिन अभी तक की रिपोर्टों के मुताबिक माशाल्लाह वो कोई 10,000 एकड़ का एक फार्म है जिसमें कोई 25% के करीब यील्ड की एनहेंसमेंट हमें नज़र आ रही है।
बट इसमें एक और जो सेक्टर है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, और आज सिंध को विज़िट करने का भी यही मकसद था। पंजाब और बलूचिस्तान KP इनमें मैं चक्कर लगा चुका हूँ। वो जो स्टेट के पास कुछ फैलो लैंड्स पड़ी हैं जो भी यूज़ नहीं हो रही, इंक्लूडिंग द डेजर्ट पैचेस, उसमें चाइनीज़ कंपनीज इंटरेस्टेड हैं कि कोई लोकल पार्टनर को जब ज़मीन लीज़ होगी तो चाइनीज़ उनके साथ पार्टनर करेंगे और वहाँ पर वो कॉटन, ख़ास तौर पे डेजर्ट के अंदर वो कॉटन ग्रो करना चाहते हैं। बट उसके अलावा जितने भी इलाके हैं 5-5 हज़ार एकड़ के भी फार्म हैं, डेजर्ट के अंदर 1 लाख एकड़ का भी एक फार्म है। सो यहाँ पर ये क्रॉप्स लगनी है। एग्रीकल्चर में मैं ये कहूँगा कि पूरे मुल्क में हमारे 13 रिसर्च सेंटर्स हैं। सो चाइनीज़ एग्री कर गए हैं कि वो आके हमारी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे इन दोज रिसर्च फार्म्स, रिसर्च सेंटर्स, ताकि हमारा मीट यहाँ से एक्सपोर्ट हो सके, इवन चाइनीज़ अपने पास इंपोर्ट कर सकें। और दूसरा वो जो ब्रीडिंग है ऑफ कैटल, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके ऊपर वो हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा जैसा अब हमारा जो CPEC के जो चीज़ हमारे सामने आ चुकी है, पाकिस्तान में अब वाफिर मिक़दार में बिजली है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं, और अब यकीनन जो है वो अब हम उस हवाले से भी पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है। इस हवाले से इश्यूज़ का जिक्र रहा है, क्या इन पूरे मामलात पे भी कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है? मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन चीज़ें किस पॉजिटिव सिमत में आगे बढ़ रही हैं उस हवाले से? जी भाई, मैं भी मुख्तसरन यही कहूँगा कि तमाम चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, और ये हमारा बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप है, कोलैबोरेशन है, और हम जो कुछ भी है वो मिल के वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे उसमें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा, चेयरमैन CPEC अथॉरिटी। बहुत ज़बरदस्त प्रॉमिस है, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि सम्राट अब हमारे समेटने का वक्त आ गया है CPEC का, और वो ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं।